मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में देखने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और स्टूडेंट्स जो है हम लोग, ये आपका लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 का, और मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स जो है एक ही जगह पे एक साथ आपको मिलेंगे और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जो है इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पीडीएफ नोट्स बनाया है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसका लिंक भी दिया है इसी वीडियोस में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात और भी है कि मैंने जो है इस चैप्टर के एंडिंग में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स का भी एक वीडियो मैंने बनाया है। इसके बाद आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज़ हो जाएगा 30 मिनट्स में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। सो चलते हैं, देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 1 आपका। इसमें हम लोग आज देखेंगे 1.9 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, ये आपका पार्ट 2 है। सो लेक्चर नंबर 18, FYGC फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड। तो देखेंगे आज हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन पे को जो है ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज एएस, इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने पहले देखा था जिसमें हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम लोग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में है उसके ऊपर देखेंगे। तो टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें से जो है टोटल 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आपको दिया गया है आपके सिलेबस में। सो कुछ सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस इश्यूड बाय काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो काउंसिल है उसने जो है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें से जो है 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके बुक में दिया गया है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब सिंपल है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन नॉर्म्स, सर्टेन पॉलिसीज जो है वो बनाया गया है और उस पॉलिसी को आपको फॉलो करना है अकाउंट्स राइटिंग के टाइम पे, अकाउंट्स के प्रेजेंटेशंस को जब आप बनाते हो तो ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दिया गया है जिसका टाइटल है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि आप अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के टाइम पे जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उस पॉलिसी को जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 के मुताबिक आपको जो भी आपका स्टेटमेंट बनेगा उसके अंदर उस अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में आपको जो है बताना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे कि अपना अकाउंटिंग पॉलिसी एक अपन ने देखा था मर्केंटाइल और एक देखा था अपन ने केस बेसिस। सो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं वो आप जरूर से जरूर डिस्क्लोज करना होगा आपको एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 के हिसाब से। अच्छा, ये एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम कंपनीज को 1 अप्रैल 1991 से जो है ये एप्लीकेबल हुआ। मतलब कि जो भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है, उसको जो है उस एनुअल रिपोर्ट्स में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 के मुताबिक उसको जो है अकाउंटिंग पॉलिसी उसने कौन सा फॉलो किया है अकाउंट्स रिकॉर्ड करने में वो उसको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में बताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अदर्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनी नहीं है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, सोल
सोल ट्रेडिंग कंपनी है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जॉइंट स्टॉक तो एक अलग चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंपनीज का मतलब होता है कि जहाँ पे लिमिटेड वर्ड है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या ओनली लिमिटेड हो, उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। ठीक है। और जहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ये दो वर्ड्स नहीं होते, उसको हम लोग अदर देन कंपनी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, उसके अंदर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों वर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में भी नहीं होता है ना। तो जहाँ पे भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड हो, उन लोग जो है कंपनीज की कैटेगरी में आते हैं, और उन लोगों को 1 अप्रैल 1991 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 एप्लीकेबल हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should form a part of the financial statements and normally be disclosed in one place। आपको ये बता रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो की जाती है बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है प्रिपरेशन करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है। सो दैट इज द AS1 हो गया आपका। AS2 में जो है आपको बताया जा रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जब भी, चाहे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या ट्रेडिंग कंपनी हो, ठीक है, हर एक कंपनी के पास जो स्टॉक्स तो होता है, ठीक है, मटेरियल्स तो होता ही है। तो एंड ऑफ द डे मतलब कि 31st, एंड ऑफ द डे मतलब कि 31st मार्च को कंपनी के पास जो टोटल स्टॉक्स बचा हुआ है, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट्स हो, उसका वैल्यू क्या है, ये आपको जो है AS2 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 कहता है कि उसका वैल्यूएशन आप जरूर से जरूर बताइए। सो ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है एप्लीकेबल होती है 1 अप्रैल 1999 से कंपनीज को, और नॉन कंपनीज के लिए जो है साइलेंट है, मतलब कि नॉन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इन्वेंट्रीज इन जनरल शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल कॉस्ट। मतलब कि 31 मार्च के दिन आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी इन्वेंट्री आपके पास बची हुई है, कोई भी स्टॉक्स बचा हुआ है, इन्वेंट्री, स्टॉक्स और मटेरियल ये सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो 31 मार्च के दिन आपके पास जो भी स्टॉक्स बचा हुआ है, उस स्टॉक्स का वैल्यूएशन जो है हमेशा कैसा करना चाहिए, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कि उसका मिनिमम कॉस्ट क्या होता है, उस जो मिनिमम उसका कॉस्ट होगा, वही मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से आपको उसको जो है वैल्यूएशन निकाल के उसका बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। या फिर एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर जो आप उसको मार्केट में बेचोगे तो कितने में बिकेगा, या तो वो वैल्यू ले लो, या तो फिर जो है उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि पास्ट हिस्ट्री में जो है उसका सबसे लोवेस्ट रेट क्या रहा होगा, उस रेट पे जो है आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर जो आपने क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन ज़्यादा दिखाया तो क्या होगा, तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। सो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो आपका बैलेंस शीट अच्छा लगेगा, अच्छा दिखाई देगा। सो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो है आपका जो भी स्टॉक्स आपके पास पड़ा हुआ है उसमें उसका जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसी पे आप दिखाइए, ताकि आपका बैलेंस शीट जो है सही सही एकदम परफेक्ट जो है पोजीशन दिखाए आपकी कंपनी का। ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर जो इन्वेंट्री हायर कॉस्ट पे दिखाएंगे तो जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, जबकि वो पोजीशन नहीं होता है। तो नेट रियलाइजेबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में इसी स्टॉक को बेचने जाओगे तो आपको क्या रेट मिलेगा, या तो वो रेट पे दिखाइए, है ना। ठीक है।
तो दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। देन AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल ये जो है 1 अप्रैल 2001 से एप्लीकेबल होता है और अदर्स को ये एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सो जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड या फिर ओनली लिमिटेड कंपनी है, उन सबको 1 अप्रैल 2001 से जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के हिसाब से है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि कंपनी के अंदर किस हिसाब से कैश का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि फंड का मूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन से सोर्स से और कौन से जगह पे वो पैसा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर करना होता है आपको उसी पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी कंपलसरी है कंपनीज को बनाना एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। देन AS6 का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा था पहले के लेक्चर्स में। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब एसेट्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर जो है रिड्यूस करते हैं उसके वैल्यू को, ठीक है। सो ये जो है 1 अप्रैल 1995 से जो है एप्लीकेबल हुआ है कंपनीज को। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एन एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स। डिस्क्रिप्शन आपको ये कहता है कि अगर जो आपके पास एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो उसको जो है सिस्टमेटिकली जो है उसको रिड्यूस कीजिए एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है। अगर जो कोई भी एसेट्स आपके पास है, कोई मशीन आपके पास पड़ी हुई है, उसका लाइफ जो है वो 10 साल तक वो मशीन जो है चलेगी अच्छी तरह से, उसके बाद वो मशीन जो है स्क्रैप हो जाएगी। तो जो है उस मशीन का जो भी कॉस्ट है उसको 10 साल के हिसाब से डिवाइड करके एवरी ईयर जो है उसको 10 साल से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस अमाउंट से उसको क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर उसको लेस करना पड़ेगा, ताकि 10 साल के बाद जब वो मशीन सचमुच में स्क्रैप हो जाएगी तो उसका बुक्स में भी वैल्यू जो है 0 हो जाना चाहिए। दैट इज द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है हमें। देन नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या है? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारी कंपनी जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8 ये कहता है कि इसके बारे में भी आपको जो है बताना होगा। और ये जो है कंपनीज को 1 अप्रैल 1991 से एप्लीकेबल हुआ, और जो अदर देन कंपनी होती है उनको 1 अप्रैल 1993 से एप्लीकेबल हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड इन विच दे एक्चुअली इनकर्ड। सो ये कह रहा है कि अगर जो आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट खर्चा कर दिया है, तो उसका जो भी कॉस्ट है वो हमको एज एन एक्सपेंसेस करके आप दिखाइए, ठीक है, इन विच दे आर एक्चुअली इनकर्ड, जिस पीरियड में वो एक्चुअली इनकर्ड हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 करोड़ रुपया जो है कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बनाने में खर्च किया है, तो जब मेडिसिन बिकेगी और आपका इनकम चालू होगा तब वो आप उसका खर्चा दिखाओ, ऐसा नहीं। भले आपकी बिजनेस में वो लॉस आए चलेगा, लेकिन जिस ईयर आपने वो 1 करोड़ रुपीस उस मेडिसिन को बनाने के लिए खर्च किया है, ठीक है, उसी ईयर में आपको जो है वो खर्चा दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ये है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ठीक है। सो और भी 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बुक्स में दिया गया है, वो देखते हैं अभी हम लोग। सो नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशंस, रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना। सो ये क्या कहता है, ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 1991 से कंपनीज को।
अदर देन कंपनी को 1 अप्रैल 1993 से एप्लीकेबल हुआ है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या कहता है कि दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द basis required for recognitions of revenue items in the profit and loss account of an enterprise. It lays down conditions to recognize revenue that arise from the various transactions of an enterprise. ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है ये कहता है कि आपको जो है जो भी इनकम हो रहा है, जो भी रेवेन्यू आपको हो रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करके उसको जो है अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके आप उसको बताइए। ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। वो कंडीशंस बहुत ही सारा डिटेल्स में है जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं कवर किया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडियाज दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है। सो अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हम लोग खाली इतना पढ़ेंगे कि यह स्टैंडर्ड डील्स करता है विद द बेसिस रिक्वायर्ड। कौन से बेसिस पे आप जो है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। याद है आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। सो अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, वेदर पेड और नॉट इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू। ठीक है ना, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कीजिए, चाहे वो पेड हो एक्सपेंसेस या फिर अनपेड हो। तो ये इसको हम लोग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बोलते हैं। और एक कैश बेसिस भी देखा था जिसमें अगर जो आपको कैश मिला है या फिर आपने पेड किया है तो ही उस ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज यू फॉरगेट अबाउट दैट ट्रांजेक्शन, बरोबर ना। सो ऐसा सब बेसिस जो रहता है, कौन से बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे वो सब आपको बताना होता है। दिस स्टैंडर्ड्स डील्स विद द बेसिस रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशंस ऑफ रेवेन्यू। मतलब आप कौन से बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता रहे हो, वो सब आपको जो है बताना पड़ेगा। तो उसके जो कंडीशंस है वो सारे फॉलो करके आपको बताना पड़ेगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है वो देखेंगे अभी हम लोग। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ये होता है जिसको हम लोग जो है इमीडिएटली कैश इन कैश नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास एक बड़ी सी फैक्ट्री है, मुझे फैक्ट्री बेचनी है, तो फैक्ट्री जो है ओवरनाइट एक दिन में हम लोग बेच नहीं सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए सब पूरे पेपर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा। ठीक है ना। सो जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं दैट इज द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल थिंग्स होते हैं, उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं और वो इमीडिएटली इनकेस नहीं हो पाता है। फिक्स्ड एसेट्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ मैं, बट प्रीवियस लेक्चर आप लोग एक बार रिफर कर लेना फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं। सो ऐसे एसेट्स का एक अकाउंटिंग भी के बारे में भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। ये 1991 में एप्लीकेबल हुआ कंपनीज को और 1993 में नॉन कंपनी को एप्लीकेबल हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शुड comprise of the original cost and any attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. Accounting अकाउंट्स ऑफ फिक्स्ड अकाउंट्स जो है फिक्स्ड एसेट्स के लिए उसमें आपको ये बताना होता है कि आपने जो फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड किया है बुक्स में, उसका एक तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, प्लस उस एसेट्स को रनिंग कंडीशंस में लाने के लिए आपने क्या क्या खर्चा उस पर स्पेंड किया है, जैसे वायरिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशंस का, इंस्टॉलेशंस का, ट्रांसपोर्टेशंस का, ये सारे खर्चे ऐड करके आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा एसेट्स का और उसी एक्चुअल कॉस्ट को आप जो है बुक्स में रिकॉर्ड करो, ऐसा ये कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है। द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी eliminated from the financial statement on disposal। ठीक है। और when no further benefit is expected from their use। सो आपने सपोज 20-25 लाख का जो है फिक्स्ड एसेट्स दिखाया है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स जो है जब स्क्रैप हो जाएगा तो इसको जो है बुक्स में से भी इसको निकाल देना है आपको। उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन का जो भी मेथड्स आपको बताया था मैंने वो आपको फॉलो करना रहेगा। ठीक है। सो डिस्क्लोज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसेट्स आपका स्क्रैप हो गया और बुक्स में अभी भी 25 लाख रुपए दिखा रहा है। ठीक है। सो जब आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स सीखेंगे
तो उसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस हिसाब से एसेट्स को डिस्पोज करना है, मतलब एवरी ईयर आपको उसका वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। और व्हेन नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर यूज। सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर भी एक एसेट्स है, ठीक है। सपोज आपने 25 लाख का एक पेरोल का एक सॉफ्टवेयर खरीदा आपकी कंपनी ने, और 1 साल के बाद जो है सॉफ्टवेयर में बहुत सारा चेंजेस हो जाता है, नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। तो 25 लाख का सॉफ्टवेयर जो है 1 साल के अंदर ही जो है आउटडेटेड हो गया, अभी आप नया सॉफ्टवेयर खरीदने वाले हैं, खरीदेंगे। सो आपने तो ये सोच के लिया था पेरोल का सॉफ्टवेयर कि वो चलेगा 5-6 साल तक, बट 1 साल में ही वो स्क्रैप हो गया। तो 1 साल के बाद जो है उसका वैल्यू आपको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम लोगों को करनी होती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 देखते हैं, अकाउंट्स फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट्स के तरफ से जो आपको ग्रांट्स मिलते हैं, जो आपको सहायता मिलती है, उसके उसके बारे में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के मुताबिक क्या करना होता है। सो 1 अप्रैल 1994 से ये जो है एप्लीकेबल हुआ है कंपनीज को। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन there is an assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them. सपोज वापी में वापी गवर्नमेंट ने बताया कि जो लोग जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे और 90% लोकल वर्कर को जो है जॉब देंगे, उन लोगों को जो है गवर्नमेंट के तरफ से जो है सहायता राशि मिलेगी, या उन लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से जो है ग्रांट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलेगा, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, ऐसा सब गवर्नमेंट ने एक कंडीशंस बना के जो है एक रूल बना दिया। सो आपने क्या किया, 90% लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया आपकी कंपनी में, और आपने उस ग्रांट्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशन था उसको आपने क्या किया, कंप्लाई किया। तो ठीक है, जब आपने उसको कंप्लाई किया और आप गवर्नमेंट ग्रांट्स को जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूज कर रहे हो, आप 100% टैक्स ना भर के जो है सिर्फ और सिर्फ 10% ही टैक्स भर रहे हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो आप 10% क्यों भर रहे हो, तो आपको जो भी आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के मुताबिक आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है के हिसाब से आपने टैक्स भरा, तो आपको जो है जो भी आपने कंडीशन फुलफिल किया है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज। तो आप वहाँ पे लिखो कि आप 10% टैक्स क्यों भर रहे हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स था उसको आपने रिकॉग्नाइज किया है और उसको आपने एक्सेप्ट किया है, और आपकी बुक्स उसके मुताबिक बनी हुई है, ठीक है। सो ये हो गया, आपको विल कंप्लाई विद द कंडीशंस, आप जो भी गवर्नमेंट के कंडीशंस है उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं आप। ये आपको ये सारी बातें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के मुताबिक आपको लिखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको कहता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जब आपकी कंपनी कहीं और जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, उसके लिए भी कुछ नियम कानून है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स है, दैट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। सो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1995 टू कंपनीज, ठीक है। और अदर देन कंपनी के लिए कुछ बताया के लिए ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड एन एंटरप्राइज बोले तो बिजनेस should disclose the current and long term investment distinction in its financial statements। मतलब क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13 के मुताबिक, जो AS13 है इसके मुताबिक आपकी कंपनी ने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप डिस्क्लोज करो, उसको आपको आपके बुक्स में बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा कि करंट इन्वेस्टमेंट कितना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मोर देन 1 ईयर, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विद इन द ईयर, ठीक है। सो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी ने किया है जो कि करंट ईयर में किया है, और करंट ईयर में वो उसका रिटर्न्स आपको मिल जाएगा, और वो मोर देन 1 ईयर कैरिड फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप अपने बुक्स में बताइए, डिस्क्लोज कीजिए।
एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ रिटर्न्स, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न्स, जिसका पैसा जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आने वाला है। तो इसको भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है? जैसे कि आपने कोई बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला है 5 साल 6 साल के लिए, या फिर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया है आपने फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में रख के, तो इसको भी जो है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, तो इसको भी आपको जो है बताना पड़ेगा। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से आपको बताना पड़ेगा कि कितना करंट है और कितना लॉन्ग टर्म है। Current investment should be carried in the financial statement at the lower cost और fair value। जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है उसको बुक्स में आप लोअर कॉस्ट में बताइए, या फिर जो भी उसका फेयर वैल्यू होगा, सही वैल्यू जो होगा उसमें बताइए। हाउएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द कॉस्ट प्राइस। अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये आप बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये जो है ऑलवेज बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द कॉस्ट प्राइस, हमेशा उसको कॉस्ट प्राइस पे कीजिए, ठीक है? क्योंकि इन फ्यूचर में आपको क्या रिटर्न्स मिलेगा, कैसा रिटर्न्स मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, वो सब मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? तो जो है आप अभी से ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 10 रुपया का कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके सामने 1 लाख रुपया मिलेगा, है ना? सो सारी चीज़ें मार्केट कंडीशन पे डिपेंड होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो आपको जो है आपने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो 10 ही रुपये का वैल्यू आपको दिखाना होगा, ओके? सो अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट आपने देखा यहाँ पे। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो इनकम टैक्स या फिर जो भी टैक्सेस जो होगा आपके कंपनी के अंदर, उसकी अकाउंटिंग कैसी करनी है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया 1 अप्रैल 2001 में। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, tax expenses for the period comprising current taxes and deferred tax should be included in the determinations of the net profit or loss for the period। सी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिया है करंट टैक्स। करंट टैक्स का मतलब क्या, करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर जो भी टैक्स आया, दैट इज द करंट टैक्स। एंड डिफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, डिफर्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जो करंट टैक्स आया है उसके अंदर जो है कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स के हिसाब से होता है, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कंपनीज के हिसाब से होता है। तो दोनों में अलग अलग रेट्स होते हैं, ठीक है? सो दोनों के रेट के हिसाब से जो भी डिफरेंस आता है उसको डिफर्ड टैक्स बोलते हैं। दोनों बोले तो एज पर इनकम टैक्स रेट, एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और उस डेप्रिसिएशन में जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिफर्ड टैक्स बोलते हैं, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे सिर्फ डिफर्ड टैक्स के बारे में मैंने बताया है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, खाली इतना समझिए कि डिफर्ड टैक्स का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड कंपनीज एक्ट, ठीक है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो टैक्स रहेगा, सो उसी को डिफर्ड टैक्स बोलते हैं, दोनों के डिफरेंस को। शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशंस ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। जो भी आपके अकाउंटिंग पीरियड में टैक्स आ रहा है उसके अंदर जो है आप करंट टैक्स भी लीजिए और डिफर्ड टैक्स को भी लीजिए, और उसके बाद जो है आपको नेट प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है वो आप डिस्क्लोज कीजिए, ओके? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग ने जो है टोटल 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा, ठीक है? सो ये जो 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने देखा अभी, तो इसके बारे में आपको जो इस टेबल में मैंने दिया है ये आपको आपके एग्जाम्स में आएंगे और इसको आप समझ के लीजिए, ठीक है? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है आपको, ठीक है? सो यहीं पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लेक्चर ख़त्म होता है। और जो तो और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको जो है बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका आंसर और क्वेश्चन दोनों आपको मैं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लेजेंड चैनल। और जाने के पहले जितने भी जो भी लोग इस चैनल से नए
जुड़े रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स ज़रूर लिखिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंडिंग लेक्चर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग का। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये इस एंडिंग लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर के एंडिंग में है उसका भी मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है, बहुत ही जल्द वो भी आपको मिलने वाला है। और फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे जाएंगे, जिसके अंदर आप जो है अकाउंट्स को एक नई तरीके से आप सीखेंगे अकाउंट्स को। सो स्टूडेंट्स, जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है इस कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो उससे जो है मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको ये चैनल कैसा लगा। और जो है हम और भी अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर्स का प्रिपरेशन करके आपको प्रेजेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, रेडी रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स 1 बाय 1 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। और उसके बाद न्यू टॉपिक के लिए भी आप रेडी रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। थैंक यू सो मच।